ब्राइटनेस ठीक है ना, आना चाहिए लिखा हुआ खाली, ये ध्यान ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग का रेलवे और किसी भी एग्जाम में जो भी वन डे एग्जाम में साइंस पूछा जाता था, इसका सीरीज हम लोग का चल रहा था, ठीक है। तो ये ऑफलाइन बैच वाला आप लोग को हम लाइव कर रहे थे, जिसमें ऑफलाइन में हम लोग का लगभग केमिस्ट्री चल रहा था 9th क्लास का, ठीक है। टारगेट था हमारा 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कंप्लीट करना, साइंस को डिटेल ढंग में, ठीक है। तो एनसीईआरटी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अगर इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या क्या कर दिए थे, आपको केमिस्ट्री में 2 टॉपिक हो गया था ना, कौन कौन हो गया था केमिस्ट्री का, पहला हमारे आसपास के पदार्थ और पदार्थों का वर्गीकरण ही हो गया था। तो आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, परमाणु, अणु और आयन। क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है परमाणु, अणु और आयन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं किससे मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे कणों से, कण, छोटे छोटे कण से मिलकर बने। उस कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिकल्स। हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। मतलब जितने भी मैटर है हमारे आसपास, जो कोई भी दिख रहे हैं, मैटर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसका अपना वेट हो, जिसका अपना वॉल्यूम है। जैसे इस गिलास की बात करें तो ये भी एक मैटर है, इसका अपना एक वॉल्यूम है। इसमें पानी डाल रहे तो कुछ तो एरिया घिर रहा है, इसका कुछ अपना वजन है, इसको मैटर बोलते हैं। ये मैटर किससे मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। ये गिलास भी मैटर, हम जिस माइक से बोल रहे हो माइक भी मैटर। मेरे अंदर मैटर है कि नहीं है, मेरे अंदर बोन्स है, हड्डी है, वो भी क्या है, मैटर है, ठीक है। मेरे अंदर ब्लड है, वो भी क्या है, मैटर है। किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। मेरे अंदर गैसियस मैटर भी है कि नहीं, गैस है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोर। तो हम लोग भी किससे बने, मैटर से। तो दुनिया में जितने भी, इसका मतलब हम लोग पूरा अगल बगल किससे घिरे हुए हैं, मैटर से। और जो मैटर किससे मिलकर के बना था, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, छोटे छोटे अणु नहीं बोलना अभी, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, उसको पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स के कारण ही अलग अलग पदार्थों का अलग अलग अवस्था होता है, समझ में आ रहा। जैसे कि मैटर्स को क्लासिफाई किया गया भौतिक तरीके से कितने कैटेगरी में, मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं बताइए। पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5 होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को 3 पे फोकस करना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा को क्या होगा, प्लाज्मा एक गैस स्टेट होता है, उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें आयंस डेवलप हो जाता है, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और बीईसी हमारे भारतीय जो थे आपका साइंटिस्ट, उन्होंने खोजा था, ठीक है। मतलब किसी भी गैस को जब हम न्यूनतम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, बीईसी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं क्वेश्चन पूछता, बस कौन खोज किया था, ठीक है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं परमाणु, अणु और आयंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। तो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग के आसपास का पदार्थ मिल करके क्या करता है, कोई एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। और पदार्थ में हम लोग पढ़े थे कि शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी क्या पढ़े थे, शुद्ध पदार्थ में क्या, तत्व और यौगिक। तत्व को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड बोलते हैं। तत्व में क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिंगल, वो सब क्या है आपका तत्व है, ये सब प्योर है, क्या है आपका प्योर है। कंपाउंड किसको बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाए। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व लिए और एक तत्व क्या लिए, ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइंड कर दे तो क्या बनेंगे, H2O। तो वो वाटर भी क्या है आपका कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने, अच्छा पहले के जो दार्शनिक थे ना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे जैसे आपका साइंस का विकास होता गया, तो जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के बारे में जैसे जैसे साइंस का विज्ञान पहले क्या बोला गया कि मार्कर भी पदार्थ है। तो पहले के दार्शनिक क्या बोलते थे, कोई भी चीज़ किससे मिलकर के बना होगा, तो वो लोग बोलते थे 5 चीज़ों से मिलकर के बना है। क्या क्या बोलते थे आप लोग, क्षितिज, अग्नि, जल, वायु और गगन, यही नहीं बोलते थे, क्षितिज, अग्नि, जल, वायु और गगन, यही सब चीज़ों से मिलकर के बने थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों का विकास हुआ, आधुनिकता आई, तो ये सब धारणा धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म होते गए। फिर बोला गया कि नहीं, कोई भी पदार्थ दुनिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। क्या बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिस कणों को हम अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते। अगर एक मार्कर, इसको मार्कर को छोटा छोटा पीस में काट दे, एकदम जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा ना, उसी पार्टिकल को क्या बोलेंगे, कण बोलेंगे, और उसी कण से मिलकर के बना होगा। और हर एक कण का अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या था, अपना गतिज ऊर्जा होता था, कणों के बीच क्या होता था, स्पेस होता था, कुछ स्पेस होता था, 2 कणों के बीच आकर्षण बल होता था। ये सब पूरा डिटेल में पढ़े हैं। जो कोई भी क्लास नहीं किए, इसका प्लेलिस्ट बना दिए, सीएम क्लासेस धनबाद में प्लेलिस्ट में जाना, 9th एनसीईआरटी सीरीज में देख लीजिएगा, जैसे पिछले क्लास में सब डिस्कस है। तो अब देखिए, एक भारतीय दार्शनिक थे कनाद, भारतीय दार्शनिक कनाद थे 600 BC पूर्व,
कितना 600 ईसा पूर्व, है ना। इसमें इन्होंने बोला कि पदार्थ जो है ना, अब देखिए क्या हो गया, जो कोई भी पदार्थ बना छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है, लेकिन एक 600 BC में एक भारतीय दार्शनिक थे, उनका क्या नाम था, कनाद। क्या नाम था, कनाद। इन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, कोई भी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुस। क्या बोलते हैं, परमाणुस। अभी परमाणु शब्द आया नहीं है, अभी तक काल बोले थे कण, लेकिन वो जो कण है ना, उस कण को क्या बोला, परमाणु। तो समझ में आ रहा, परमाणु से ही आगे जाकर डेवलप हुआ होगा, परमाणु नाम आया होगा। तो कनाद के द्वारा बोला गया 600 BC में कि सबसे छोटे छोटे कण से कोई पदार्थ मिलकर के बना है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणुस बोलते हैं। और परमाणुस का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा कण, ठीक है, जिसको हम लोग, वो इतना छोटा है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एकदम सबसे छोटा वाला, जो अब उससे छोटा डिवाइड नहीं हो सकता। तो याद रखना है। तो सबसे पहले कौन बताए थे कि पदार्थ सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना था, कौन बोला था, कनाद। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, यहाँ पे देना कनाद के द्वारा। अब उसके बाद फिर अलग अलग, अब जैसे कि बोला जाता है कि मान लीजिए जैसे वाटर बन रहा, पानी बन रहा, तो पानी क्या होगा, पानी जो होगा ना, अलग अलग पानी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो क्या अब इसमें बोला गया हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में मिल के पानी बन गया, तो क्या ये वाटर ऐसे ही बन गया होगा। तो ठीक है, आपको भी हाइड्रोजन गैस दे देते हैं और ऑक्सीजन गैस दे देते हैं, आप भी घर में पानी बनाइए। तब तो ऐसे सऊदी अरब पानी का किल्लत खत्म हो जाएगा। हर एक घर में हाइड्रोजन का टैंक रहेगा, हर एक घर में ऑक्सीजन का टैंक रहेगा, मिलाएगा पानी बनाएगा, मिलाएगा पानी बनाएगा, पानी की किल्लत खत्म। तो क्या ये जो पदार्थ है आपका, हाइड्रोजन भी एक पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, पदार्थ में भी क्या है आपका, तत्व। क्या है, ये दोनों तत्व मिलकर के एक यौगिक बना दिया, जल। तो क्या ये कैसे बना, कुछ इसके बीच रूल होगा, क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग इंजीनियरिंग मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स में जाइएगा, कोई डिफेंस में जाइएगा, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे ही बन गया, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एग्जाम देना पड़ता होगा, पीटी देना होगा, मेंस देना पड़ता होगा, फिजिकल देना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया को पास करते तभी जाके कोई पर्टिकुलर चीज़ बनता है। तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे ही बन जाएगा क्या, पानी नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी किससे मिलकर के बना होगा, हाइड्रोजन भी किससे मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होगा। ऑक्सीजन भी किससे मिलकर के बना होगा, कौन से, किस प्रकार के कण, ऑक्सीजन के कण से मिलकर के बना होगा। तो ये आपस में ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन का वजन 1 होता है और कितना, ये 2, और ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 8 होता है। और कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो वजन के अनुसार देखा जाए तो इसका वजन हो गया 2 और इसका हो गया 16, कितना बार, 8 बार में। तो 1:8 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या संयोग करता, क्या कर रहा, संयोग, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड किस रेशियो में, 1:8 रेशियो में, तभी जा करके वाटर बनेगा। तो ये जो लॉ हुआ ना कि कोई भी चीज़ों का निर्माण अगर हो रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, चाहे हाइड्रोजन, चाहे NaCl, कुछ भी लिख लीजिए, ये सब का अगर निर्माण हो रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे संयोजन हो रहा है। संयोजन मतलब या तो फिक्स संयोजन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन का वजन का अनुपात जब तक 1 नहीं होगा और ऑक्सीजन का अनुपात का जब तक 8 नहीं होगा तब तक पानी आप बना नहीं सकते। कितना भी आप रगड़ लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना होना जरूरी है वाटर बनने के लिए। चाहे 1 ग्राम आप वाटर बनाइए, चाहे 1000 लीटर वाटर बनाइए, कितना चाहिए रेशियो आपका, 1:8। इसी तरह अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 किससे बना हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन है आपका प्लस O2 है, तो कार्बन कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे। तो इसका वजन क्या हो गया, 6 दूनी 12। अच्छा, ये ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 8 दूनी 16 होता है ना, 16 दूनी 32 बार, 2 से 16 बार में 1:16 वजन का ये है, ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे होता है, वजन लिखना, तो 6, इसका वजन क्या हो, 6 दूनी 12, इसका वजन क्या हो गया 12। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, 16, के गो ऑक्सीजन का है, परमाणु 2 को, है ना। तो 12:16 दूनी 32, काटिए इसको, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठी 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन का वजन का अनुपात कितना होना चाहिए, 3 ग्राम। ऑक्सीजन अगर बोले ग्राम में तो 8। जब तक ये 3:8 में नहीं मिलेगा, चाहे आप 1 लीटर कार्बन, चाहे आप मतलब क्या बोलते हैं, कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है आपको, थोड़ा सा बनाइए चाहे बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, रेशियो कितना चाहिए, 3:8 में कम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये जो कोई भी नया पदार्थ जब बन रहा था, किसी नियम को पालन कर रहा था ना,
इसी को बोलेंगे रासायनिक संयोजन। क्या बोलेंगे? रासायनिक संयोजन। तो ये जो रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? लफ्वाजे के द्वारा दिया। किसके द्वारा? लफ्वाजे के द्वारा दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, मिल गया क्या? समझ में आया? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? तो अब देखिए यहाँ पे लफ्वाजे के द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है। और इसी तरह जो बोले कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिला था, तो उस समय के बहुत से भी दार्शनिक थे, उनका भी मत यही था कि छोटे छोटे किससे मिलकर के बना है? कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, लेकिन कणाद ने बोला, उसको क्या नाम रखा है? परमाणु नाम रखा। अब जो हम लिखवाएंगे वो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया? हम लिखा दें। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कणाद के अनुसार कोई भी पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर। कोई भी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर, सबसे पहले कणाद के अनुसार तो ये पूछता है सबसे पहले किसने बताया कि पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है? कणाद बताया। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सीधा एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है। ठीक है, कणाद से मिलकर छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु नहीं अभी आया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणुस बोलते हैं ना, कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ होता है परम। हिंदी में हम लोग जो यहाँ के वैज्ञानिक होगा, संस्कृत में क्या बोलता है? उसका अर्थ होता है परम। क्या बोलता है? परम का मतलब क्या हो गया? अंतिम, एकदम लास्ट। अगर जो चूर के एकदम सबसे जो लास्ट वाला बना ना, तो उसको कणाद बोल दिया, क्या? परमाणुस। और संस्कृत में यहाँ क्या बोला गया? उसको परम का मतलब सबसे अंतिम उत्पाद, सबसे अंतिम पदार्थ। ठीक है, जिससे ये मिलकर के बना है। ठीक है, अर्थात, और अणु का अर्थ कण होता है, और अणु का अर्थ क्या होता है? कण होता है। यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, और देखिए बहुत सारे, फिर जैसे ये कणाद थे, कणाद के बाद और वैज्ञानिक आए। कौन सा? ग्रीक दार्शनिक आए, डेमोक्रिटस और लूसिपस के भी मत ऐसे ही थे। उनका भी मत कैसा था? ऐसा ही था। तो उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। तो जो सबसे पहले बताता है उन लोग आया, दूगो बोला भाई हमारा ही मत है, ऐसा ही बनता है, लेकिन कणाद तो सबसे पहले बताएं। ठीक है, तो बहुत सारे दार्शनिक का मत ऐसा ही था। ठीक है, कणों को एटॉमस कहा गया, जिसका अर्थ है ग्रीक भाषा में अविभाज्य। अच्छा, तो लगभग जितने भी उस समय के दार्शनिक या वैज्ञानिक हैं, उनका भी सारा मत ऐसा ही होता था। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका आगे जा करके कुछ किंतु पदार्थ संबंधी उपयुक्त विचार को सत्यता। अच्छा, अब कैसे हम लोग जानेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है? उसकी सत्यता की जांच भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अब देखिए, किंतु कुछ पदार्थ उपयुक्त विचारों की सत्यता जानने का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं होने से बहुत समय तक यह मान्य नहीं हो सका। बहुत समय तक इसको मान्य नहीं हो सका। ठीक है, परंतु 18वीं सदी के अंत में लेवोजियर और अन्य वैज्ञानिक, कब? देखिए, कणाद का जब बात कर रहे हैं 600 BC। ठीक है, याद है 600 BC का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ना, ईसा पूर्व, वो उसका बात कर रहे हैं। अब 18वीं सदी मतलब 1800 है ना, जब इंटर हुआ, तो सोचिए कितना गैप है। उसके बाद जाकर के 18वीं सदी के अंत में किसने? लफ्वाजे को लेवोजियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लफ्वाजे को लेवोजियर भी बोलते हैं। हिंदी में लफ्वाजे लिखा जाता है या लेवोजियर भी कभी कभी लिख जाता है, तो लफ्वाजे लेवोजियर सेम है। लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोग के संबंध में कई नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने बोला कि कोई भी दो केमिकल, या तो हाइड्रोजन भी केमिकल है ना, ऑक्सीजन भी केमिकल है, आपस में मिलता है तो वाटर बनाता है, तो कुछ ना कुछ इसके बीच रूल काम करता है। क्या काम करता है? रूल
रूल, तो बोला भाई कौन सा रूल, तो इसी का नाम दिया गया रासायनिक संयोजन। दो रसायन है, केमिकल है, उसको जुड़ रहा है तो कंबाइंड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, संयोजन। तो रासायनिक संयोजन, तो तब इससे क्वेश्चन बनता है, तो रासायनिक संयोजन का नियम का प्रतिपादन किसने किया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल किसने दिया, लफ्वाजे, जिसको क्या बोलते हैं, लेवोजियर। सीधा एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, आपको बुक में प्रीवियस ईयर में दिखाएंगे, ठीक है, तो याद रखना है। तो रासायनिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो 18वीं सदी में लफ्वाजे, लेवोजियर को क्या बोलते हैं हम लोग, लफ्वाजे, या लेवोजियर भी कहीं कहीं हिंदी में लिख दिया जाएगा ना। लफ्वाजे ने रासायनिक संयोजन का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, 4 गो नियम है जो हमेशा एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, अभी बताएंगे चारों नियम क्या है। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ, रासायनिक संयोजन मतलब, रासायनिक मतलब केमिकल, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल को कंबाइन करने के लिए जो नियम आया उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता है, एग्जाम में कोई दिक्कत हो, नियम दिया, इधर तक आ रहा धीरज, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है, ठीक है, तो हम धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ने के बाद अणुपरमाणु स्टार्ट होगा तब जा करके बनेगा, ठीक है। अब रासायनिक संयोजन के नियम दिया, किसने दिया, आपका लफ्वाजे अकेले नहीं दिया, उसके साथ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन हेड होता है ना, जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर काम करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल मेन होता है, सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फाइनल टेस्ट करता है, ठीक है। उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के असिस्टेंट भी होते थे, क्या होते थे, असिस्टेंट भी होते थे, ठीक है, तो बहुत सारे असिस्टेंट, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का असिस्टेंट बहुत अच्छा काम कर जाता था, तो जो मेन साइंटिस्ट होता था ना उसका थ्योरी को चुरा लेता था। बहुत ऐसा बदनाम साइंटिस्ट हुआ है, मतलब कि पहले अपना असिस्टेंट कोई खोज कर दिया उसका, और उसको थ्योरी को वो दबा देता था और वो अपने नाम पेटेंट करवा लेता था, ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। लफ्वाजे, जॉन डाल्टन तथा कुछ अन्य वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग। अब आया कि कोई भी पदार्थ रासायनिक संयोजन में क्या करता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब इसके बारे में अलग अलग खोज किया गया, क्या अलग अलग खोज, नियम का प्रतिपादन कि किस किस संयोजन में बनेगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में अब देखो तत्वों, तो तत्वों, अब देखिए कोई भी दो तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पानी, किस नियम का पालन करेगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, याद रखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये पहला हो गया, अब देखिए दूसरा रूल, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नियम किसने दिया था, लफ्वाजे। अब देखिए पहला हो गया, अब दूसरा रूल देखिए क्या है आपका, दूसरा रूल क्या है, पदार्थ की अनश्वरता का नियम, पदार्थ की, इंग्लिश में बता दे, पदार्थ की अनश्वरता, पदार्थ की अनश्वरता का नियम, इसको क्या बोलेंगे, अनश्वर है, जैसे बोल दिया मोनू अमर है, मोनू को कोई मार ही नहीं सकता, ये अनश्वर है, समझ में आ रहा है, मोनू को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है, मोनू फिरता फिर वही रहेगा। तो पदार्थ को भी ख़त्म किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप बोलिए कैसे, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला तो लकड़ी तो ख़त्म हो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है, ऐसा साइंस नहीं बोलता है, वो लकड़ी ख़त्म नहीं हुआ, वो जो पदार्थ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया, कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया, और जितना लकड़ी जला है उतना ही लकड़ी कहीं दूसरे चीज़ में, जितना 10 किलो का लकड़ी था उतना ही 10 किलो उसका वजन कन्वर्ट हो गया किसी चीज़ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, जितेंद्र और मोनू का, इसका 5 किलो वजन, इसका 5 किलो, दोनों को मिला दिए तो 7 किलो का आदमी बनेगा, कितना बनेगा, 10 किलो का आदमी बनेगा, मतलब क्या होगा, आपका द्रव्यमान दोनों का बैलेंस रहेगा। तो इसी तरह एक लकड़ी है 5 किलो का, एक और लकड़ी 5 किलो, दोनों को जलाए तो जो उत्पाद भी बनेगा 10 किलो। अब आपके मन में ख्याल आएगा जो राख आएगा तो 10 ग्राम का नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताएंगे कैसे उसका प्योर होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना मिलाए थे, हाइड्रोजन मान लिए 5 ग्राम लिए थे, ऑक्सीजन 10 ग्राम, तो उधर जो पानी बनेगा 15 ग्राम ही बनेगा श्योर, क्योंकि बोला जाता है कि कोई भी पदार्थ कभी मिटता नहीं है। जैसे ऊर्जा को कभी नाश हो सकता है, ऊर्जा ट्रांसफर होता है, जैसे हम इसमें दीवार में मुक्का मारे
तो ऊर्जा खत्म नहीं, वो दीवार क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया और कहीं ना कहीं ट्रांसफर ये आपका हो गया। तो ऊर्जा का क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऊर्जा अनस्वर। तो ऊर्जा जैसे अनस्वर है, उसी तरह पदार्थ में पदार्थ का द्रव्यमान भी अनस्वर है। समझ में आया, वो कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल है। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं पदार्थ का अनस्वरता का नियम। अच्छा, ये है पदार्थ का अनस्वरता, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो क्या अनस्वरता मतलब ट्रांसफर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप लोग डिप्लोमा किए थे मैकेनिकल में तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, केल्विन प्लैंक, इसे पढ़े होंगे, ठीक है। तो पदार्थ का अनस्वरता का नियम, इस नियम का प्रतिपादन, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था आपका 1774 में, लफ्वाजे। किसने किया था 1774 में, 1774 में लफ्वाजे, मतलब यही लेबोजियर। किसके द्वारा किया गया, लेबोजियर के द्वारा किया। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान। अब देखो इस नियम बोलता क्या है, इस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पे लिखे है ना, इस नियम के अनुसार, बोलो तो धीरज, इस नियम के अनुसार, लो सीधा कर लो ना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक फलस्वरूप पदार्थों का क्रियाओं, द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में, अभिक्रियाओं के, अच्छा, अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान, पदार्थों का कुल द्रव्यमान, अपवर्तित रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित मतलब चेंज ही नहीं होता। लाइन समझ में आ रहा है, हिंदी क्या बोल रहे हैं इसमें, अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए ये आप लोग को लिखवा रहे हैं नोट्स, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है। इससे बार एक भी साइंस का क्वेश्चन है पर डिटेल बता रहे। अब ये क्या बोला ना, लफ्वाजे क्या किया था, रासायनिक बोला ना कि कोई भी नया पदार्थ बनता तो कुछ ना कुछ लॉ फॉलो होगा। उस लॉ को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बशन। किसने दिया, लफ्वाजे ने दिया। फिर लफ्वाजे ने 1774 में क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर का कंजर्वेशन है, कन्वर्टेबल है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन कभी मिट नहीं सकता है। और उसमें बोल रहे हैं जितना जितना आप लिए थे वजन, जैसे कि मान लीजिए, चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप ए लिए, ए कोई मान लीजिए कि आपका पदार्थ है, ठीक है, 10 ग्राम का, कितना है 10 ग्राम। बी लिए 10 ग्राम का, कोई एक नया पदार्थ बन गया, कितना, ए बी बन गया, तो ये ए बी का वजन भी कितना होगा 20 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह याद रखना, ए बी का वजन कितना होगा 20 ग्राम। अब जैसे मान लीजिए एन ए, मान लीजिए कि एन ए क्या है, नमक, Na प्लस Cl2, Cl हमेशा 2 के साथ आता है। अच्छा Na कभी सोचे Na अकेले कहाँ आता है, सिंगल। Na के फिर आगे मुझे कुछ नहीं लिखे, लेकिन Cl को हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। ECl मतलब क्लोरीन अलग हो गया, Cl2 मतलब क्लोरीन अलग हो गया। ब्लीचिंग पाउडर में जो यूज होता है ई नहीं यूज होता, ब्लीचिंग पाउडर ई वाला Cl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो गंध मारता है ई वाला Cl2 होता है, ई वाला नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन का मतलब एगो O लिख दिए, एगो O2 लिख दिए, एगो O3 है, ये ऑक्सीजन का ही परमाणु है, ये ऑक्सीजन का एक अणु और ये 2 परमाणु और ये 3। हम लोग सांस कौन वाला लेते हैं, O2 लेते हैं, लेकिन 3 है, इसको सांस आप नहीं ले पाएगा। ये ओजोन का फार्मूला हो गया, क्या हो गया, ओजोन का फार्मूला हो गया। समझ में आया, इसको नेसेंट ऑक्सीजन, नंगा ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट, तो सांस ही नहीं ले सकते हैं। समझ में आया, तो ये चीज़ अलग है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग, लेबोरेटरी में यूज़ होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो कभी भी सिंगल स्टेज में नहीं रहेगा, ठीक है, किसी के साथ कंबाइंड रहेगा, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर ऑक्सीजन कैसे रहता है आपका, डबल, मतलब कि 2 परमाणु के साथ कंबाइंड रहता है। जैसे पृथ्वी के अंदर सोडियम कभी अकेले नहीं मिलेगा आपको, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, ठीक है। जैसे कि समुद्र में आपका नमक में क्या NaCl, Na कभी अकेले नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होता है, वो नमक के साथ कंबाइंड मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे तत्व तो क्या हो कंबाइंड होता है, जैसे ऑक्सीजन O2 ज़्यादातर आपको ये मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, एगो Na हो गया,
Cl2। अच्छा देखिए एक चीज़, ए भी 10 ग्राम था, ए था 10 ग्राम, ए भी कितना था 10 ग्राम। रासायनिक अभिक्रिया से पहले, अच्छा देखिए याद रखिएगा, ये एरो का क्या होता है, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ना, लेकिन बता देते हैं। एरो के इधर रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन किया, भाग कौन लिया है, ए और बी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद, सॉरी उत्पाद बोलते हैं, प्रतिकारक। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिकारक। तो एरो के इधर क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछता है, एरो के राइट साइड, सॉरी राइट लेफ्ट साइड वाले चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलेंगे इंग्लिश में, और प्रतिकारक हिंदी में बोलेंगे, लिखवाएंगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब। लेकिन जो बना इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोलेंगे, प्रतिफल, प्रतिकारक, प्रतिफल, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, जो रिएक्शन बना। तो आफ्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे किया, कुछ ना कुछ तो लॉ काम कर रहा होगा। ये लॉ किसने दिया था, लफाजे ने दिया था। अब लफाजे भी बोला था कि जितना ग्राम है दोनों उतना ही ग्राम मिलेगा। आप तौल लो तराजू में जाकर के 20 ग्राम, ठीक है। तो नमक जैसे बन रहा होगा, मान लो नमक के लिए Na+Cl2, तो ये मान लो कि 5 ग्राम होगा और ये 10 ग्राम होगा, तो नमक भी NaCl भी कितना बनेगा, मान लो 2NaCl बैलेंस कर दिए तो 15 ग्राम ही बनेगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करें कैसे, दिखा रहे देखो यहाँ पे। जैसे अच्छा ये बैलेंसिंग में हम लोग सीखेंगे, इसी को प्रूफ किया जाएगा 10th क्लास में, बैलेंस करके देखा जाएगा इसका बैलेंस, है ना। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तो 10th क्लास में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। जैसे कि देखिए हम ऐसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कैसे, Na सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया प्लस Cl2, क्लोरीन का कितना, आगे को अणु, आगे जो रहा अणु बोलते हैं, पीछे वाले को परमाणु। क्लोरीन का एक अणु 2 परमाणु, और अणु को क्या, परमाणु क्या बोलते हैं हम लोग, एटम। पीछे कितना, क्लोरीन के 2 एटम, ठीक है। आगे वाले को मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है, ये भी बताएंगे, नाम रटना नहीं पड़ेगा कैसे कैसे होगा। देखिए याद रखिएगा, परमाणु बड़ा है कि अणु बड़ा है, आपको कन्फ्यूजन यही होता होगा, परमाणु को एटम बोलेंगे कि अणु को मॉलिक्यूल्स, ये ना कन्फ्यूजन होता है अक्सर। तो याद रखिएगा, परमाणु बड़ा है ना, तो बड़ा किसके साथ जाएगा, छोटा के साथ, और छोटा किसके साथ जाएगा, बड़ा के साथ। तो अब बताइए, अब बोर्ड पे मत देखिए, हमको देखिए, अणु का मतलब एटम होगा कि मॉलिक्यूल्स, अणु छोटा है तो मॉलिक्यूल्स, परमाणु बड़ा है तो एटम। अब इंग्लिश में रिलेट कर लीजिएगा, ये हमको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, इसका सबसे शानदार तरीका ये कन्फ्यूजन हो गया। अब देखिए NaCl, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, Na+Cl2, क्या बनेगा, NaCl तो बनेगा नमक। अब इसको अभी बैलेंस नहीं है, Na कितना है यहाँ पे, 1 है। देखो यहाँ ध्यान दो, मेरे को फिर अब बकाया तुम, Na कितना, 1 है, प्लस Cl कितना, क्लोरीन आपका, क्लोरीन आपका मान लीजिए 1 है, क्यों परमाणु 2, 1 गुना 2 लिख दिए, ठीक है। हम लोग इसका वेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे Na कितना है, यहाँ पे 1, क्लोरीन भी कितना है 1, इधर कितना बना 1 + 2, 2 कितना गया 3, और इधर कितना 2, बैलेंस है क्या, ये बैलेंस है। ब्राइटनेस बढ़ा दिए, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ही कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिखने तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, अब बैलेंस है क्या। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, लफवाज पहले ही बोल दिया कि जितना इधर था उतना उधर रहेगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं। तो इसी के लिए बैलेंस इक्वेशन सीखते थे 10th क्लास में, मास्टर बैठा कर बैलेंस करवाता था, इधर जोड़ो उधर जोड़ो, तो अब बैलेंस का रूल भी होता है, समझ में आया। तो देखिए अब कैसे होता है, हम सिखा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, हम सिखा देंगे। अब देखो तो कैसे होगा, अब देखो ऐसे होगा, Na+Cl2, ये इनबैलेंस है, असंतुलित, इसको ऐसे दे देगा एग्जाम, बोले कैसा रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित, संतुलन है क्या, नहीं है। अब इसको बैलेंस कीजिए, बोलेगा ना आप लोग, जैसे कि MC उसमें अभ्यास चैप्टर में था 10th क्लास में, असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करके दिखा, ऐसा 4-5 को था, आप लोग को बनाना रहता, 1-1 नंबर मिलता था। अब देखिए कैसे करेंगे, इसका क्या बनेगा, NaCl तो हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन किधर है, एगो, तो 2 पीछे लगा दें क्या, नहीं, रूल बोलता है 2 पीछे नहीं लगता, हमेशा आगे, तो यहाँ बीच में घुसा दें क्या, बीच में भी नहीं घुसाएंगे, हमेशा आगे। तो आगे लगा दीजिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। सोडियम कितना हो गया 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, ये वाला पता है, इसको भी रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको भी, तो सोडियम भी 2 गया, क्लोरीन भी 2, लेकिन भैया क्लोरीन तो 2, इसका क्लोरीन का तो दिमाग हल्का हो गया, लेकिन इसको आगे करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, समझ में आ रहा है राजू जी। देखिए क्लोरीन कितना हो गया 2, सोडियम कितना है 2, इधर देखिए सोडियम 2 है, अब क्लोरीन इधर भी 2 है। अब बैलेंस करके देखिए, तो यहाँ 1 गो सोडियम और क्या है 2 गो मॉलिक्यूल्स, प्लस 1 गुना 2, तो 2 एकम 2 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 सोडियम भी प्लस 2 क्या है 2 गुना 1 क्लोरीन, कितना होगा 2 + 2 4।
अब हो गया बैलेंस। तो ये रूल प्रूफ हो गया ना इनका लफाजे का कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान कभी नाश नहीं होता है। इधर जितना वजन था उधर उतना वजन रहेगा। तो अब समझ में कुछ जला दिए, जितना 10 किलो कोयला जलाएंगे वो उत्पाद 10 किलो। अब बोले कहाँ गया, कुछ वेपर बन के निकला, कुछ छाया था, कुछ वेपर बन के निकला, तो उसमें भी तो वजन जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है, तो याद रखिएगा। समझ में आया? तो इसीलिए बोला गया कि पदार्थ अनश्वर है। पदार्थ क्या है? अनश्वर है। उसका ना ही आप बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। वो कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल। उसका स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह। हम मर गए, मट्टी में मिल गए, ऐसा नहीं कि मेरा नाश हो गया, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? उतना ही वेट का। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाप बन के उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पदार्थ का अनश्वर। 2 नियम था, इंपॉर्टेंट था, बाकी आगे करवा देंगे आप लोग। पॉज कर।